हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग को जीएसटी क्लासेज में स्वागत है। मैं जान सर आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथिली का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो वीवीआई क्वेश्चन है वो, और जो 2 नंबरी वीवीआई क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इसमें आपको हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर की सारी बात आपको कराएंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तब फिर आगे सोचिए कि दोस्तों को शेयर करना है कि नहीं करना है। और अच्छा लगेगा आप पहले ज़रूर जुड़े, इससे देखें, और यही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। समझे एक तरीका की ये गेस है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा की। ज़्यादा समय नहीं लंबा लेना है। ये जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है ना, ये मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा का जो लेखक है, उसका लेखक है राम लोचन शरण। राम लोचन शरण, आप लोग भी अगर पढ़े होइएगा तो याद होगा, राम लोचन शरण, ठीक है, इसका लेखक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको है कि मिथिला में विदेह और खाली स्थान 2 गणराज्य छल। तो अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो मालूम होगा, नहीं तो हम बताते हैं कि मिथिला में एक विदेह और दूसरा जो आपका था वो लिच्छवी। दूसरा क्या था? लिच्छवी। ये दोनों जो थे आपको गणराज्य था। गणराज्य का मतलब जो अभी भारत है, तो जो गणराज्य था, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला मिथिला में विदेह एवं खाली स्थान 2 गणराज्य छल, तो कौन हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। यहाँ ध्यान, लिच्छवी की जो राजधानी है, लिच्छवी की राजधानी, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। लिच्छवी की राजधानी, वो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली। कहाँ पर? वैशाली। ओके, वैशाली थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राम लोचन शरण का जन्म कौन ईस्वी में भेल छ? तो इसमें 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जो राम लोचन शरण थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो पूर्वज थे वो, इनका पूर्वज आपको जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह वाला जगदीशपुर। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लिखा रहे हैं सबको नोट जरूर कीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो जन्म आपको हुआ था, जन्म 1891। अब पूर्वज इनके कहाँ रहते थे? जगदीशपुर में। एक हुआ था उसी समय सिपाही विद्रोह। जिन सिपाही विद्रोह के कारण इनके पूर्वज वहाँ से मुजफ्फरपुर आए थे, तो सिपाही विद्रोह। तो भारत में पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? प्रथम सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1857 ईस्वी में। तो याद रखना, राम लोचन शरण का जन्म 1891 में हुआ। इनके पूर्वज कहाँ के थे? जगदीशपुर के। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। आपको मालूम है जगदीशपुर के कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने सिपाही विद्रोह में क्या हो गया, अपने आप को जो है देश के लिए कुर्बान हो गए। पूर्वज जगदीशपुर, सिपाही विद्रोह 1857। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी। ये किताब है, उनका रचयिता कौन है? अबुल फजल। इस आईने अकबरी में क्या है? मिथिला का चौहद्दी का वर्णन है, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया है। तो आईने अकबरी का रचनाकार कौन है? अबुल फजल। माने कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मिथिला का चौड़ाई कतेक है? तो देखो, मिथिला की अगर चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई जिसको मैथिली में हम नमाई कहेंगे, नंबाई या नमती, तो लंबाई जो होगा वो कितना होगा? और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई, तो लंबाई आपको 24 योजन है। लंबाई आपको 24 योजन है और चौड़ाई आपको 16 योजन है, ठीक है। और 1 योजन बराबर जो होता है वो 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। कितना कोस होता है?
4 कोस। तो अगर कोस में बात करें तो लंबाई कितना कोस होगा, 24 चौके 96 कोस। अगर इसमें बात करें तो चौड़ाई 16 चौके 64 कोस। तो कोस में बात करें तो इतना होगा। तो ये जो मिथिला है, ये मिथिला की लंबाई कितना 24 योजन और चौड़ाई कितना 16 योजन। अगर कोस में बात करें तो लंबाई 96 कोस और चौड़ाई 64 कोस। एक योजन कितने कोस के बराबर होता है तो पूछे, तो एक योजन जो है 4 कोस के बराबर होता है। तो अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। मिथिला की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितने 16 योजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला, रामलोचन शरण का पूर्वज कत रहा। तो अभी पढ़ाए हैं रामलोचन शरण का पूर्वज कहाँ, जगदीशपुर। कहाँ पर, जगदीशपुर। ओके। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रवर्तक। देखो अगर जैन धर्म की बात करें ना, ये जैन धर्म की, जैन धर्म, तो इसका संस्थापक जो था, संस्थापक वो ऋषभदेव था। याद रखना, पूछ सकता है क्योंकि जैन धर्म का यहाँ चर्चा है। ऋषभदेव पहला तीर्थंकर भी था, पहला तीर्थंकर। किस धर्म का, जैन धर्म का। जैन धर्म का ऋषभदेव, लेकिन यहाँ तो ऋषभदेव नहीं है। तो यहाँ पर इनके जो अंतिम तीर्थंकर था, अंतिम तीर्थंकर, जैन जो धर्म है, इस जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर था, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं ये 24वां थे, 24वें तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ये जो थे जैन धर्म के आपको 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनको भी क्या कहा जाता है, तो इनको भी जो है जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इनके समय में जैन धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था, ये जो महावीर जी हैं, इनका जो बचपन का नाम था, बचपन, तो बचपन का नाम याद रखना है। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। तो याद रखना है कि स्वामी जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, इनका बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। ठीक है, लेकिन वास्तव में संस्थापक कौन था, ऋषभदेव पहला तीर्थंकर। लेकिन आपका जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही। तो जैन धर्म का समर्थक प्रवर्तक कौन हो गया, महावीर स्वामी। ठीक है, उसके बाद हो गया मिथिला के बसौने छला। तो अगर आप पढ़े हैं चैप्टर, तो पहला लाइन में ही लिखा रहता है कि मिथिला जो है राजर्षि के पुत्र, राजर्षि के पुत्र निमि मिथिला को बसौने छला। यहाँ पर एक चीज समझो, राजर्षि किसको बोलते हैं, जो राजा भी हो और ऋषि का भी हो। राजर्षि पुत्र, उनके पुत्र थे कौन, निमि। उन्होंने क्या बसाया, मिथिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निमि। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अगर देखें, मिथि के छला, तो निमि का पुत्र, अभी क्लियर होगा, निमि के पुत्र। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या था, मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बह जाए। तो यहाँ आपको देखो, ये मिथिला है, ये हमारा मिथिला है, हम अभी मिथिला में हैं, तो मिथिला है, मिथिला। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऊपर, ये उत्तर, और ये हो गया आपको दक्षिण। ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण।
इधर होगा आपको पूरब और इधर होगा पश्चिम। तो अब इसको हम चौहद्दी देखते हैं। तो उत्तर में है आपको हिमालय, याद रखना है हिमालय, उत्तर में हिमालय। दक्षिण में गंगा, दक्षिण में गंगा। पूरब में कोसी, पूरब में कोसी। और पश्चिम में गंडक। सब नदी का नाम है। और ये सब डाटा जो लिखे हैं चंदा झा के अनुसार। किसके अनुसार? चंदा झा के अनुसार, चंदा झा के अनुसार। ठीक है। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला की चौहद्दी की अगर बात करें तो चंदा झा के अनुसार मिथिला की जो चौहद्दी होगी वो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में आपको गंडक। तो क्वेश्चन क्या है? मिथिला के पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है? गंडक। तो गंडक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, जैन धर्म का प्रवर्तक। तो यहाँ पर भी आप किसको लगा सकते हैं? महावीर को। किसको लगा सकते हैं? महावीर को। अगर यहाँ पर रहता आपको ऋषभदेव तो ऋषभदेव को लगाते, लेकिन नहीं है। ये आपको 51वां है, 54वें तीर्थंकर है। ये पार्श्वदेव जो है वो 23वें तीर्थंकर है ना। इनके बाद ये बने थे, इनका ये उत्तराधिकारी थे। इनका पार्श्वदेव का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी इनका जो उत्तराधिकारी थे यही कौन थे? महावीर। महावीर जो है जैनियों का जो है 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। इसलिए इसको जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहते हैं। अगला है, वैशाली कतक का राजधानी छल। तो अभी बताए थे वैशाली जो है लिच्छवी की राजधानी है। वैशाली क्या है? लिच्छवी की राजधानी है। अगर हम वैशाली की बात करें ना तो वैशाली किसकी राजधानी थी? लिच्छवी की। किसकी? लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि रामायण के समय, रामायण के समय बहुत खुशहाली थी। यहाँ पर क्या थी? बहुत खुशहाली थी, खुशहाली थी। ठीक है, कहा जाता है। अगला है, मिथिला का पंचांग कत धरि चले थे। कह रहे मिथिला का पंचांग कत तक चलता है, ये इसका मतलब है। कत धरि चले तो याद रखिए दिनाजपुर तक चलते हैं। कहाँ तक? मिथिला का जो पंचांग है वो कहाँ तक चलता है? दिनाजपुर तक चलता है। ठीक है, मिथिला का पंचांग कहाँ तक चलता है? दिनाजपुर तक। अगला क्वेश्चन है, रामलोचन शरण का मृत्यु कब भेला? रामलोचन शरण का अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हो गया कितना? 14 मई 1971 को। कब? 14 मई 1971 को। राम लोचन शरण, रामलोचन शरण। ये जो रामलोचन शरण जी हैं इनको एक उपाधि मिली थी। उपाधि, रामलोचन शरण को एक उपाधि मिली थी, जो उपाधि थी राय साहब। याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। राय साहब नाम की उपाधि किसको मिला था? रामलोचन शरण को। रामलोचन शरण को कौन उपाधि भेटल छल? तो राय साहब। या पूछेगा राय साहब केकर उपाधि अछि? तो रामलोचन शरण का। रामलोचन शरण का जो है मृत्यु 14 मई 1971 ईस्वी में भऽ गेल छल। 14 मई 1971 ईस्वी में इनकर मृत्यु भऽ गेल। हिनकर एक पोथी छल, किताब, पोथी, पोथी किताब जिसका नाम था व्याकरण, व्याकरण चंद्रोदय, व्याकरण चंद्रोदय। इन्होंने ये पोथी बच्चों लोग के लिए लिखे थे। पोथी कौन? रामलोचन शरण जो है इन्होंने एक व्याकरण का बुक लिखे थे, पोथी किताब लिखे थे जिनका नाम था व्याकरण चंद्रोदय।
क्या नाम था? व्याकरण चंद्रोदय। ठीक है, तो रामलोचन शरण के बारे में समझ गए। रामलोचन शरण जो है उनका मृत्यु जो आपको 14 मई 1971 को उनको उपाधि मिला राय साहब को। पोथी आपको एक क्या कि सबसे पहले ये सबसे पहले दरभंगा में पुस्तक भंडार, दरभंगा में पुस्तक भंडार खोले। क्या बोले? पुस्तक भंडार खोले। और उसके बाद इन्होंने जो है ना पटना और सारे शहर में भी पुस्तक भंडार खोलना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे पहले जो है दरभंगा में उन्होंने दरभंगा पुस्तक भंडार खोले थे। ठीक है, कौन? रामलोचन शरण। अगला क्वेश्चन है मिथिला और बालक पत्रिका का प्रकार। पत्रिका है ये, वो पोथी था, ये पत्रिका है, तो कौन है? रामलोचन शरण। मिथिला और बालक ये दोनों पत्रिका कौन है? रामलोचन शरण द्वारा प्रकाशित कियल गेल छल। किनके द्वारा? रामलोचन शरण के द्वारा। किनके द्वारा? रामलोचन शरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिथिला संस्कृति कथी पर आधारित है? तो आप किताब पढ़ेगा तो मिथिला की जो संस्कृति है वो आपको वेद पुराण पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। मिथिला की संस्कृति किस पर आधारित है? वेद पर आधारित है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन VVIP है, कह रहा है चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में लिखो। तो अभी बताए थे उत्तर, ऊपर क्या बताया? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा और पूर्व में कोसी और पश्चिम में आपको गंडक। तो क्वेश्चन कर रहा है मिथिला को उत्तर में किसके अनुसार? चंदा झा के अनुसार। उत्तर में हिमालय हो गया, दक्षिण में पूछता तो गंगा लगाते, पूर्व में पूछता तो कोसी। ठीक है, अब यहाँ पर जो चंदा झा है ना, चंदा झा ये कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। विद्यापति के बाद इन्हीं को ही नाम आता है। ये जो चंदा झा है इन्होंने एक काम किया था। क्या काम किया था? मैथिली भाषा में रामायण की रचना किए थे। याद रहेगा, रचना किए थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। किए थे। ओके, तो चंदा झा के बारे में बात करना है कि चंदा झा मैथिली, इसलिए कहेगा मिथिला रामायण जब भी नाम आता है तो चंदा झा, मिथिला रामायण चंदा झा। ठीक है, इन्होंने जो है आपको मैथिली में रामायण लिखे थे। अभी भी मिथिलांचल में मैथिली रामायण इन्हीं का चलता है, चंदा झा द्वारा जो लिखा हुआ है वही चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संस्थापक के छल? तो वैसे तो हम बताए थे संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, ये नहीं था, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? महावीर दिया हुआ है। तो अब आपको अगर महावीर दिया है तो आप महावीर, ऋषभदेव ये आपको क्या है? प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर भी है। देखिए किस धर्म का? जैन धर्म का। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? संस्थापक। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप महावीर के साथ जाएंगे। किसके साथ? महावीर के साथ। ओके, महावीर के साथ जो है 24 योजन किसके बराबर होगा? तो 24 योजन तो अभी बताते, 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। 1 योजन बराबर 4 कोस आता है। तो 24 योजन का अगर बात करें तो 24 योजन की बात करें तो इसको 24 से गुना करेंगे, तो 24 को 4 से हम गुना कर दिए
तो गुना कीजिए तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, कितना कोस हो गया? 96 कोस हो गया। कितना कोस हो गया? 96 कोस। तो 96 कोस आपको जो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है एक योजन बराबर, अभी क्वेश्चन किए थे एक योजन बराबर कितना होता है? तो एक योजन बराबर जो है आपको 4 कोस होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो देखो पूछा हुआ क्वेश्चन सब इसलिए लाएगी ताकि तुमको पता चले कि सर जो बता रहे हैं ना वो जो है सही में भी आए है। ठीक है, अब अगला चलते हैं 2 नंबरी को। और मैथिली में यहाँ पर देख लो कि कह रहा है कि मैथिली कक्षा 10 जो है VVI गेस क्वेश्चन है, सीधे गेस क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है, उसी को लाया गया है। तो जरूर तुम लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो और शेयर भी करो। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि और भी तुम्हारा तैयारी यहाँ से होता रहे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कुछ लाए हैं, क्या है? तो यहाँ उत्तर में गंगा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, उत्तर में होगा हिमालय। अभी अभी पढ़े हो तो अब तो क्लियर हो गया, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिमालय नहीं होगा, दक्षिण में होगा गंगा। एक्चुअली उल्टा टाइपिंग हो गया। अब पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक, यहाँ तक तो याद हो गया। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडकी। कौन? मिथिला। ये किसके अनुसार? चंदा झा के अनुसार। चंदा झा के अनुसार ये बात कर रहे हैं, चंदा झा के अनुसार। मिथिला की जो चौहद्दी है ये है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक। और यहाँ पर और भी बहुत सारी नदियाँ बहती है, कमला, त्रियुगा, अमृता, घेमुरा, बागमती, लक्ष्मणा, ये सारी नदियाँ यहाँ पर बहती है। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादातर नहीं, यहाँ तक याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। आगे देखते हैं ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतई धरी अछि। देखो मिथिला के चौहद्दी के बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने बताया, तो उन्होंने उनकी पूर्वी सीमा, उसी में क्वेश्चन है कि पूर्वी सीमा कहाँ तक बताया, और सारी सीमा भी बताए लेकिन वो पूर्वी सीमा की बात यहाँ। तो पूर्वी सीमा कहाँ? दिनाजपुर। अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था दिनाजपुर, वहाँ तक मिथिला का पंचांग चलता है, मिथिलांग पंचांग। तो दिनाजपुर के जो पश्चिमी भाग है वहाँ तक मिथिला का चौहद्दी किन्होंने बताया है? डॉक्टर ग्रियर्सन। तो याद रखना डॉक्टर ग्रियर्सन ने के अनुसार मिथिला का पूर्वी सीमा दिनाजपुर का पश्चिमी भाग धरी अछि। अगला क्वेश्चन है चंदा झा का अनुसार चौहद्दी बताओ। तो याद ही होगा चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी। चंदा झा का अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में आपको गंडक और पूर्व में कोसी नदी अछि। ऑलरेडी हम बता दिए हैं। एक कोसी के बारे में जो है ना बात करते चले तो कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखना है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और कोसी को ही जो है कोसी नदी को ही मार्ग बदलने वाली नदी है। मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। जो आपको मिथिलांचल के किधर है? पूरब में। ओके, सबसे VVI क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो अभी पढ़े हैं कि लंबाई जो है, लंबाई आपको कितना है? 24 योजन। 24 योजन। लेकिन अगर कोस में बात करें तो 96 कोस। कोस में बात करें तो 96 कोस। और चौड़ाई अगर बात करें तो चौड़ाई कितना? 16 योजन। चौड़ाई 16 योजन। इस 16 योजन को अगर कोस में बात करें तो कितना होगा? 16 चौके 64 कोस होगा। सारी कैसे निकालने तो बताए भी हैं। ये कोस है, क्रोस नहीं है, एक कोस है। ठीक है, एक योजन बराबर कितना होता है? तो हम बार बार बता रहे ताकि याद हो जाए। एक योजन बराबर 4 कोस होता है। तो ये हो गया बृहद विष्णु पुराण के अनुसार।
ठीक है। अब है मिथिला के बसौने छला, तो मिथिला के मिथि बसौने छला। मिथि कौन था? तो इसको लिख सकते हैं महर्षि या राजर्षि, राजर्षि राजर्षि निमिक का पुत्र मिथि मिथिला का बसौने छला। मिथिला का बसौने छला, ऐसे भी लिख सकते हैं बसौने छला। ठीक है, तो मिथिला के बसौने छला, तो मिथिला जो है ना राजर्षि निमि का पुत्र मिथि बसौने छला। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ है जैन धर्म का प्रवर्तक के छला। जैन धर्म का अगर प्रवर्तक की बात करें तो क्या आपको पढ़ाए हुए हैं? महावीर, अभी लिखा हुआ पढ़ाए थे। वैसे वास्तविक संस्थापक जो पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव वो किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको महावीर भी लिख सकते हैं। मिथिला के पश्चिम में कौन नदी अछि? तो पढ़िएगा, पश्चिम पूछ रहा है तो इधर पूछ रहा है, इधर कौन है? तो इधर आपको गंडक है। कौन नदी है? गंडक। इधर आपका कोसी, ऊपर में हिमालय और नीचा में गंगा, नीचा में गंगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मिथिला का पश्चिम में कौन नदी अछि? तो गंडकी नदी मिथिला के पश्चिम में अछि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथि के छला। तो अभी लिखा है राजर्षि निमि के पुत्र मिथि छला। राजर्षि निमि के बेटा का नाम क्या था? मिथि। इन्होंने ही किसको बसाया था? मिथिला को। अब देखिए क्वेश्चन है ये है, रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला का संस्कृति और पश्चिम भाग से कौन कारण से लुप्त कर रहा है कि मिथिला के जो पश्चिम वाला भाग है उस पश्चिम वाला भाग में अब मिथिला की संस्कृति खत्म हो गई, वहाँ मिथिला की संस्कृति नहीं चल रही। इसका कारण क्या है? तो वही कारण हम लेके आए। देखिए कारण है कि सर्वमान्य अछि जे मिथिला के संस्कृति वेद पुराण सम्मत छल। कह रहा है कि सबको मानना था या सब मानते भी हैं कि मिथिला के संस्कृति वेद, अभी पढ़े बृहद विष्णु पुराण, तो वेद पुराण के सम्मत छल। मिथिला ही में विदेह और लिच्छवी दू गणराज्य छल। पूर्व में विदेह और पश्चिम लिच्छवी छल। ई दोनों राज्य गणतंत्र छल। लिच्छवी का राजधानी वैशाली छल। सब पीछे पढ़े हो, अभी बताए हैं कि मिथिला में दो गणराज्य छल, जिसमें एक का नाम छल विदेह और दूसरा का नाम छल लिच्छवी। जही में लिच्छवी का जो राजधानी छल वो आप वैशाली छल। ठीक है, वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध छल और संपन्न नगरी छल। आय काल अतः मुजफ्फरपुर जिला का बसाढ़ अछि, माने कि उस जगह पर अभी बसाढ़, मुजफ्फरपुर जिला का जो बसाढ़ जगह है उसको ही पहले वैशाली कहा जाता था। यही आपको इसी जगह पर आपको क्या मिला था? वैशाली में ही जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न हुआ, माने यहीं पर उन्होंने उत्पन्न हुए। और बुद्धों यही ठाम प्रचार किए, माने कि ये जो आपको वैशाली है इस जगह पर ही जैन धर्म के जो आपको 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनका पर क्या हो प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ही बैठ के जो है ना अपना क्या प्रचार प्रसार किए। और वैशाली में ही कुशीनगर जाते समय बाया नाम का नदी, याद रखना ये जो बाया नाम का नदी है वो किन से जुड़ा हुआ है? बुद्ध से। महात्मा बुद्ध, क्या नाम है? महात्मा बुद्ध से, सॉरी बुद्ध ने बौद्ध होता है, इसको ठीक कर दे, महात्मा बौद्ध। बाया नाम का नदी प्रकट किए थे। जब कब? जब कुशीनगर जा रहे थे तब। बौद्ध लोग का पहला बैठक यहीं पर हुआ था। याद रखिएगा, भी है कि बौद्ध धर्म का पहला बैठक किस जगह पर हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। गंडक के जो लौरिया है इसको भी याद रखिएगा, यहाँ अशोक का लाट मिलता है। अशोक सम्राट जो थे उनका स्तंभ यहाँ पाया अभी जाता है, अभी भी है, जाइएगा ना देखिएगा अभी भी है। तो गंडक से कहाँ? लौरिया में, जगह का नाम है लौरिया। यहाँ अशोक के क्या है? स्तंभ पाया जाता है। और आपको वैशाली में पहला बौद्ध सभा भी हुआ था। बाया नदी महात्मा बौद्ध ने आपको क्या हुआ था? अपने
ताकत शक्ति से प्रकट किए थे। कह रहा है कि इस सब क्षेत्र में यही नीक जगह बुझबा में आबैत अछि कि बौद्ध एवं जैन धर्म के मिथिला भाग में प्रबल भ रहल छै। कह रहा है इस जो पश्चिम भाग है ना, इसी पश्चिम भाग में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत जो है ना प्रचार प्रसार हो गया, बहुत फैल गया, इसका प्रभाव ज़्यादा हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे उधर मिथिलांचल जो है, मैथिली जो है, उनकी जो संस्कृति वो कम होने लगा। और इस तरीक़े से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फैलने के कारण वहाँ पर जो है मिथिला की संस्कृति को खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। कह रही अगर नहीं कहना जे दुई धर्म, ये जो दोनों धर्म है वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति से ये दोनों धर्म का संस्कृति अवश्य भिन्न छल। करो दोनों धर्म अलग नहीं है ब्राह्मण धर्म से, लेकिन इनकी संस्कृतियाँ अलग है, भिन्न है, लेकिन ये दोनों धर्म इसी से निकला हुआ है। यही से स्पष्ट है जे रामलोचन शरण के विचार बौद्ध एवं जैन संस्कृति के कारण मिथिला की संस्कृति उनका लुप्त भ रहल पता चलैया। लेखक को ये मालूम पड़ रहा है कि पश्चिम भाग जो है मिथिला का, वहाँ पर जैन और बौद्ध के विस्तार होने के कारण वहाँ जो है मिथिलांचल की जो संस्कृति है वो लुप्त हो गया है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलते चलते चलिए कुछ बात हो जाए। तो देखिए आपके सामने है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। देखो अगर तुमको आगे बढ़ना और सपना देखना, हर इंसान के साथ होता है, सब ये आजमाइश को झेलता है, हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ताली बजाओ, ये सही बात है। आप जब कामयाब बनेंगे तो आपके गांव मोहल्ले समाज में भी शोर मच जाता है कि आपने फलाना काम कर लिया। तो इसीलिए सपना देखते हैं, मुश्किलें तो आएगी, लेकिन जब वो कामयाबी मिल जाती है ना जो आप चाहते हैं, तो फिर आपकी खुशी, आपके समाज, परिवार, हर की खुशी की कोई ठिकाना नहीं होता। तो चलिए ऐसे ही बात करते रहेंगे। आप लोग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।